फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। देखिए, अगर हम जीन प्याजे की यहाँ पर बात करें तो ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आप ध्यान रखेंगे जीन प्याजे ने। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली जो अवस्था इन्होंने बताई वह है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। ठीक है, और जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है अपने ज्ञानेंद्रियों के थ्रू सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, जो 5 सेंसेस होते हैं। ठीक है, इसीलिए इस स्टेज का नाम क्या रखा गया, सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी स्टेज की बात करें तो उसका नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। और थर्ड स्टेज क्या है इनकी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और लास्ट वाली इनकी स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के भी नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। तो ये जो है 4 स्टेज जीन प्याजे के द्वारा यहाँ पर बताई गई है। यहाँ से रिलेट करके आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी तो इन स्टेज को एक सही क्रम में लगाने से रिलेट करके ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, पहली स्टेज क्या है सेंसरी मोटर, दूसरी क्या है प्री ऑपरेशनल, और थर्ड वाली क्या है कॉन्क्रीट, और फोर्थ वाली है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, बाकी आप एज भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रखा है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। देखिए, जो लास्ट वाली स्टेज थी उसका नाम क्या था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है 11 से 18 साल तक का होता है। यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाता है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं है, जिसको बच्चा टच एंड फील नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में भी बच्चा थिंकिंग कर पा रहा है। ठीक है, सोच पा रहा है। तो ये क्या होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि 11 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे कर लेते। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। अब देखिए, ये जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा नहीं कर पाता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो जन्म से लेकर के 2 साल तक का बच्चा होता है वो कैसे चीज़ों को सीखता है, ठीक है, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसका नाम ही है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, निष्क्रिय, यानी कि न्यूट्रल शब्दों को समझने के दौरान। देखिए, जो जीन प्याजे हैं, है ना, ये बच्चों को क्या मानते हैं, एक्टिव मानते हैं, सक्रिय मानते हैं। ये क्या कहते हैं, जो बच्चा होता है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसीलिए इन्होंने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उसको जो लिटिल साइंटिस्ट यानी कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर ये बच्चों को निष्क्रिय मानते ही नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। देखिए, जो बाल्यावस्था होती है इसी को आपका 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है, और इसी को हम लोग प्रारंभिक बचपन के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है आपका लेटर चाइल्डहुड, जिसे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था या फिर जो है मध्य बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। ठीक है, अब देखिए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का समाजीकरण तो होता है बट बहुत ज़्यादा गहन और जटिल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या रखा है, पौधा अवस्था के दौरान। देखिए, पौधा अवस्था के दौरान भी व्यक्ति का समाजीकरण होता है, ठीक है, बट बहुत गहन और जटिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा क्योंकि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है ये आपके जन्म से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलती रहती है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या रखा है, व्यक्ति के पूरे जीवन में। ये भी बात यहाँ पर सही है, जो समाजीकरण होता है ये व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस समय जो किशोर या फिर जो किशोरी होते हैं उनके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंज हो रहे होते हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर चीज़ को लेकर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, किशोर या फिर किशोरी होते हैं, इनके माइंड में अपने करियर को लेकर के चिंता आती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें की जाती है उसको लेकर के इनके मन में कहीं ना कहीं
क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि इस समय किशोर या फिर किशोरी के मन में चल रही होती है। एक तरीके से इसको उलझन की अवस्था, तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस समय जो सामाजिकरण होता है कहीं ना कहीं जो किशोर या फिर किशोरी होते हैं उनके लिए एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है, गहन प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है। बाकी जो स्टेज से जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया, तो इसमें सामाजिकरण होता रहता है, ठीक है, बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट जो किशोरावस्था होती है कि इस समय बहुत ज़्यादा उलझन वगैरह होती है, तो इस समय जो सामाजिकरण होता है बहुत ही जो किशोर या किशोरी होते हैं उनके लिए जटिल बन जाता है, ठीक है, गहन बन जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए जो स्टेनली हॉल है उन्होंने किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा था, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये क्या होता है, हमारी हेरिडिटी यानी कि हमारी आनुवंशिकता और हमारे इन्वायरमेंट यानी कि हमारे वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, गत्यात्मक। देखिए गत्यात्मक हमारी हेरिडिटी नहीं होती है, ठीक है, क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी कहीं पर आप रह रहे हो, ठीक है, तो उस तरीके का आपको माहौल मिला हुआ है, फिर आपके माता पिता का ट्रांसफर हो गया, फिर आप खुद जो है किसी जगह पर पढ़ने चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, ठीक है, आपको पूरा का पूरा माहौल अलग मिल गया है ना। तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है ये समय के साथ बदलता रहता है, बट जो आपकी हेरिडिटी होती है ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको कोई जन्म से विकार है, ठीक है, तो उसमें आप कितना भी अच्छा बच्चे को इन्वायरमेंट दे लें, कितनी भी अच्छा खान पान दे लें, वो चीज़ें खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ जन्मजात मिली हुई है, ठीक है। कि आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जिनके की जो आंखों का कलर होता है ब्लू होता है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, उनकी हेरिडिटी के कारण, उनकी आनुवंशिकता के कारण, ठीक है। सबकी आंखों का कलर ब्लू नहीं होता है, जिसकी हेरिडिटी उस तरीके की होती है उसी की आंखों का कलर ब्लू होता है। फिर आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, तो या उनकी हेरिडिटी ही उस तरीके की मिली हुई है उनको, या फिर किसी के बाल जो है अलग कलर के होते हैं, तो यहाँ पर जो उनकी आनुवंशिकता है इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेरिडिटी होती है क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बिल्कुल स्थायी होती है। वो अलग चीज़ है कि अभी बहुत सारे लोग जो है लेंसेज वगैरह का यूज करते हैं, तो ये आप जो है कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, नेचुरली आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आजीवन आपके साथ रहने वाला है। तो हेरिडिटी क्या होती है, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, बिल्कुल स्थायी होती है, ठीक है। प्राथमिक या फिर गॉड ये नहीं होता, ये तो आपका सामाजिकरण होता है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। अब देखिए अवलोकनीय व्यवहार का मतलब क्या हो गया कि यानी जिस तरीके का आप व्यवहार बच्चे के सामने प्रेजेंट करेंगे, बच्चा भी फिर उसी तरीके का व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तरीके से ये लोग जो है बच्चों को नकल या फिर बार बार अभ्यास कराने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से लोग हैं, व्यवहारवादी। इसके अंतर्गत आप क्या आ जाएंगे, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। संरचनावादी आपके ये नहीं होंगे। संज्ञानवादी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया जीन पे आ जाएंगे। विकासवादी भी नहीं होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो देखिए जब भी क्रिएटिव विद्यार्थी की बात आ जाए, है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो बच्चा होगा कई डायरेक्शन में सोच पाएगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाएगा, ठीक है। यानी एक ही प्रॉब्लम के बच्चा कई सारे सोल्यूशन यहाँ पर बता पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य। अब देखिए परीक्षा में अंक अच्छे अगर प्राप्त करना हो तो वो रट के भी लाया जा सकता है, ठीक है, या फिर जो है किसी और अदर ऑप्शन के थ्रू भी लाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करे ये जरूरी नहीं है, तो ये नहीं होगा। पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा, बिल्कुल सही बात है। यानी जब बच्चे डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, ठीक है, और समस्या समाधान जो है बेहतर कर पाए, क्योंकि जब आप एक ही प्रॉब्लम के कई सारे सोल्यूशन आपके पास में होते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपकी होगी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। आप क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे होंगे, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है कि ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि समस्या समाधान भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। बहुत बुद्धिमान है, देखिए ऐसा नहीं कि जो बहुत बुद्धिमान बच्चा है वो क्रिएटिव भी हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता है। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचते हैं, ठीक है, कुछ नया बनाने की उनके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा ही क्रिएटिव हो ये जरूरी नहीं है, सामान्य बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है, तो ये बात भी आपकी गलत है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा क्या दे रखा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा। देखिए कॉन्सेप्ट हमारे कहाँ बनते हैं, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ें जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है कल्पना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में। जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके बौद्धिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर
डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो विकास होते हैं उसके कितने पक्ष होते हैं आपके 4, ठीक है। तो आपके 3 ही होते हैं, बट जो संवेगात्मक विकास है आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, तो इसलिए 3, या फिर अगर वैसे आपसे पूछे कि विकास के कितने पक्ष होते हैं तो 3, ठीक है। बट अगर जो है क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है तो उसके अंतर्गत आप जो है 4 भी यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आपका संवेगात्मक विकास आ जाता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं आपके विकास के पक्ष। एक तो होता है आपका शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आ जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब जिसमें हम बड़ी मसल्स का अपने यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि जब हम दौड़ते हैं चलते हैं तो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स का एग्जांपल होता है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, इसमें अपनी छोटी छोटी मसल्स का यूज करते हैं, जैसे जब हम कुछ लिखते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, ठीक है, कुछ पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो आपका फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि उसमें क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स वगैरह का यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर फाइन का मतलब भी होता है सूक्ष्म। तो ये होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, जिसमें कि बॉडी से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक विकास की बात करें तो समाज में किस तरीके से रहना है, व्यवहार करना है, सारी की सारी चीज़ें जो है सामाजिक विकास के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि भावात्मक विकास, ठीक है, तो किस समय हमें रोना है, किस समय हंसना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस पे हमारा कितना कंट्रोल है, तो ये आपका इमोशनल विकास यानी कि एक तरीके से संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है। और एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास के नाम से आप इसे जानते हैं, यानी कि जो हम तर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, जो मेमोरी बनती है, जो हमारी स्मृति होती है, सारी की सारी चीज़ें जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। तो PCSC के थ्रू आप इनको याद रख सकते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, जो कि आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या होते हैं, विकास के 4 पक्ष होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा था आपके एग्जाम में, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट अवधारणाओं की बात की है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास क्रम, देखिए जो विकास का क्रम होता है सभी बच्चों के लिए एक समान होता है ना। दुनिया का कोई भी बच्चा हो, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, बैठना सीखेगा, उसके बाद में रेंगना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद कहीं जाकर के बच्चा चलना सीखता है। तो जो विकास का क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, ये क्या होता है, सभी बच्चों के लिए समान होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। विकास की सामान्य क्षमता, तो विकास की सामान्य क्षमताएं होती है, ये आपके सभी बच्चों में होती है, ठीक है। विशिष्ट क्षमता की बात करती है तो उसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो अलग हो जाते हैं, बट यहाँ पर सामान्य क्षमता की बात की है तो ये भी नहीं होगा। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, देखिए यहाँ पर बुद्धि और विकास की नहीं बात की है, उसके सिद्धांत की बात की है। तो सिद्धांत आपके मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। अब जो मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत बनाते हैं, फिर बुद्धि के सिद्धांत बनाते हैं, सभी बच्चों के लिए होती है, ऐसा नहीं कोई एक ही बच्चा इसको फॉलो करेगा, ठीक है, सभी बच्चों के लिए होती है। तो ये भी नहीं होगा। जो विकास की दर, जो रेट होती है, ये सभी बच्चों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। सभी बच्चों का विकास जो है एक ही समय पर नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके अगर आसपास में बच्चे होते हैं तो कुछ बच्चे जो है 8 से 9 महीने में ही चलना भी सीख जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बोलना भी सीख जाते हैं। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने बोलने में जो है 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है। वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनके जो दांत होते हैं वो 8 महीने या फिर 7 महीने में आ जाते हैं, किसी किसी बच्चे के 1 साल में आते हैं। तो जो दर होता है, जो समय होता है विकास का, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों के साथ में विकास के पक्ष डिस्कस किए थे, कौन कौन से, PCSC यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ठीक है, वहीं से रिलेट करके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, सही है, क्योंकि विकास क्रम में जो शारीरिक विकास होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये सबसे पहले स्थान पर आता है। देखिए ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछ रखा है कि बच्चे का स्वस्थ रूप से शारीरिक विकास होना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जो विकास के पक्ष होते हैं ये चारों आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि अंतः संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है, ठीक है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि जब आप शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं करते, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, विकसित नहीं हो पाता, ठीक है। आपका सामाजिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तो विकास के चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। एक पक्ष क्या करता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी आपकी तबीयत वगैरह ख़राब होती है, फीवर वगैरह हो गया रहता है, तो आप शारीरिक रूप से अच्छा फील नहीं करते, तो उस समय जो आपका दिमाग है वो भी उतना सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। या फिर जो आप समाज में भी सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आपका जो इमोशंस है वो भी सही तरीके से काम नहीं करता है। तो विकास का एक पक्ष क्या कर रहा है, बाकी पक्षों को भी प्रभावित कर रहा है। इसलिए बच्चे का यहाँ पर स्वस्थ रूप से शारीरिक विकास
ठीक है, होना आवश्यक होता है ना, ये नहीं कि पहले क्रम पे आता है, तो ये गलत हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो पहला आपका पक्ष है ये सभी बच्चों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, आपस में। जैसे संज्ञानात्मक विकास है तो वो भी आपके फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित कर रहा है। ये जो चारों ही पक्ष हैं क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जाएगा। गलत है, गलत तो ये बात है ही नहीं, है ना। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास होना आवश्यक होता है, तभी तो उसके आगे के जो विकास के पक्ष है वो सही तरीके से हो पाएंगे। तो ये भी नहीं होगा आपका, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या रखा है, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इसलिए जो जीन पियाजे उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। बच्चा देखा होगा आप लोगों ने, जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर करके जो टॉय होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उनको तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर है क्या आखिर, ठीक है। कि बच्चा जन्म से ही क्यूरियस होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो हर एक चीज़ के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। तो इसलिए जो जीन पियाजे वो कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, इसलिए लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक की उनको संज्ञा दी गई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बच्चे के जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, ठीक है। यानी कि हम बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये चीज़ें ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बच्चा खिलौने तोड़ दे तो आप उसको डांट लगा रहे हैं या फिर मारपीट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसको जो है समझा रहे हैं कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। जब तक उस चीज़ को तोड़ेगा नहीं, ठीक है, उस चीज़ को एक तरीके से ओपन नहीं करेगा, तब तक उसके बारे में जानेगा ही नहीं। इसी तरह आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं दीवारों पे कुछ स्क्रैच वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, कभी कुछ से मतलब कुछ भी लिखते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्क्रिबलिंग करते हैं, यानी कि लिखना सीखते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय। फिर भी जो घर में पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो डांट लगा देते हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों को करते हैं उतना ही कहीं ना कहीं उनका विकास अच्छा हो रहा होता है। यहाँ पर 80 ऑप्शन क्या रखा है, इरफान को खिलौनों से कभी भी खेलने नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो बच्चा फिर कुछ सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। जब आप उसको टॉय वगैरह नहीं देंगे, फिर उसने कोई एक गलती कर दी, उसके बाद में आप उसको वो चीज़ वापस देंगे ही नहीं, तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बच्चे ने किसी खिलौने को तोड़ दिया तो आप उसको खिलौना ही नहीं देंगे, ठीक है। बच्चे अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। हम उस पर हमेशा नज़र रखेंगे, मतलब आप हमेशा नज़र टिकाए हुए हैं कि बच्चा खिलौना तोड़ने ना पाए, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। अक्सर करके यही होता है, ठीक है, घरों में, बट ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। अब देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, ठीक है। देखिए शिक्षार्थी को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए हम लोग विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप लोग भी इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि किस स्टेज में बच्चा जो है किस तरीके की थिंकिंग कर पाता है, क्या क्या सोच सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगी कि जब आप एक क्लासरूम में जाते हैं तो आपके सामने 30-35 बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हैंडल करना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है। तो एक टीचर के लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। टीचर ऐसे में गुस्सा वगैरह करता है, तो ऐसे में अगर जब आपको पता होगा कि बच्चा जो है इस स्टेज में ये चीज़ें करेगा, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि जो अवस्था में बच्चों के बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, उनके अंदर क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी कि बच्चा इस स्टेज में क्वेश्चन करेगा ही, ठीक है। बट यहाँ पर जब एक टीचर के रूप में आपको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, ठीक है, आप क्लासरूम में गए, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप खुद ही परेशान हो गए कि अरे यार क्या पूछ रहे हैं, मतलब कहाँ से क्वेश्चन ले करके आ रहे हैं, ठीक है। तो एज ए टीचर के रूप में जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि बच्चा इस स्टेज में इतना क्वेश्चन कर सकता है, तो आप जो उनको कहाँ से बताएंगे, आप खुद ही इरिटेट वगैरह हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर इसलिए जो टीचर होता है उसको इस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस स्टेज में बच्चा किस तरीके से जो है क्वेश्चन कर सकता है या फिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ताकि उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर कर पाएँ पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर बात पूछ रखिए, तो ये नहीं होगा आपका शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी जो बच्चे की ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। आपको पता होगा पहले से कि हाँ बच्चा जो है बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करके आएंगे क्लासरूम में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, वैसा नहीं कि बच्चे के आप सामाजिक स्तर को पहचान रहे हैं कि बच्चा किस समाज से आ रहा है, बच्चा किस समाज से आ रहा है ये जरूरी नहीं है, आप किस तरीके से उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आप जो बच्चे के सामने चीज़ें प्रेजेंट कर पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा किसी भी सामाजिक स्तर से आ सकता है, ठीक है। एज ए टीचर के रूप में आपका काम होता है कि उसको जो है
चीज़ें जो है अच्छे से तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होगा शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को जानना। देखिए कई बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं होती है, कई बच्चों की अच्छी भी होती है, तो एज ए टीचर ग्रुप में आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बट ऐसे नहीं कि बच्चे के ऊपर उसका गलत इम्पैक्ट पड़े, बच्चों को कभी ये महसूस ना हो कि उसकी जो है वो एक आर्थिक पृष्ठभूमि से कमज़ोर बच्चा है, ठीक है, या फिर जो है वो आर्थिक पृष्ठभूमि से बहुत ही मजबूत बच्चा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें बच्चे के अंदर कभी भी नहीं आपको डेवलप करनी है। एज ए टीचर ग्रुप में आपके लिए सभी बच्चे क्या हैं, समान है, बट जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप उसको चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।